पिछले 2 साल से बिहार के पदयात्रा पे हैं। लगभग बहुत गांव में देखा है हमने कि आप पानी, बरसात, गर्मी सब में आप पैदल चले, लोगों के साथ जन संवाद किया, कैंप में रहे। तो अब आपने निर्णय ले लिया है कि 2 अक्टूबर को जन सुराज एक पार्टी के रूप में स्थापना होगी और आप सब कुछ छोड़ छाड़कर नेतागिरी के दलदल में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो स्थापित नेता हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उनको आप टक्कर दे पाएंगे? काम तो हम अपने दिमाग से आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले हम नेताओं को, दलों को सलाह देते थे कि किस तरह से आप संगठन बनाइए, कैसे अपने संगठन को मजबूत कीजिए, किन विषयों पर चुनाव लड़िए, किसको टिकट दीजिए, कैसे भाषण दीजिए, कैसे व्यवस्था बनाइए, चुनाव प्रबंधन कैसे कीजिए ताकि आपको विजय मिलेगी। काम हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम हम दल और नेता के लिए करते थे, अब ये काम हमने बिहार की जनता के लिए स्वीकार कर लिया है और जनता को जाकर ये बता रहे हैं कि भाई तुम साथ में आओ और तुम मिलकर अपना दल बनाओ, क्योंकि तुम कह रहे हो कि 30 साल से 35 साल से बिहार में जो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, निरक्षर समाज है, सबसे ज्यादा भुखमरी पलायन वाला राज्य है, वहां पर तुम वोट गलत लोगों को इसलिए दे रहे हो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। लोग यही कहते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है कि नेता गलत है, लोगों को पता है। लोगों को यह पता है कि उनकी समस्या क्या है, लोगों को यह पता है कि उनको ठगा किसने है, लेकिन लोग विवश इस बात पर हो जाते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। तो मैं, प्रशांत किशोर सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि उस विवशता को, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी के लिए लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आप साथ में आइए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव लड़ने की समझ नहीं है, तो वो चिंता आप प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर आपकी मदद करेंगे, जन सुराज आपकी मदद करेगा। लेकिन आप नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो साथ में आइए, विकल्प बनाइए, ताकि मजबूरी में आपको गलत लोगों को वोट देना ना पड़े। अब इसका परिणाम क्या हुआ है? पिछले 2 बरस में मैं कोई 5300 गांव में पैदल गया हूं। करीब करीब 400 से ज्यादा रातें मैंने यहां के गांव में सोकर बिताया है और आज 1 करोड़ लोग, इसको ध्यान रखिए, 1 करोड़ लोग इस बात पर सहमत हैं, साथ में जन सुराज की बैनर के तहत जुड़े हैं, जो कि कह रहे हैं कि नहीं भैया आप ठीक रास्ता दिखा रहे हैं, अब हम लोग मिलकर दल बनाएंगे। तो 2 तारीख को दल प्रशांत किशोर नहीं बना रहे हैं, 2 तारीख को दल वो बिहार के 1 करोड़ लोग बना रहे हैं जो 30 वर्ष की अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहते हैं, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी पटना की जमीन पर देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ आकर दल बनाएंगे। दल बनाने के बाद लोगों की बैठकें होती है, दल बनाने के बाद लोग अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भीड़ जुटाते हैं। पहली बार दल बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आप उसका नजारा 2 अक्टूबर को देखेंगे। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार ने भी ठगा है बिहार को। नीतीश कुमार ने एक नहीं ठगा है, सबने ठगा है। देखिए, बिहार जो है वो 1950 के दशक में, 1965 तक अगर आप बिहार के विकास के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 तक बिहार देश का बीमारू राज्य नहीं था। बिहार देश के 10 सबसे बेहतर राज्यों में था। उस समय जो देश की आर्थिक सामाजिक हालात थे उसमें बिहार की स्थिति भी खराब थी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पीछे नहीं थे। 65 के बाद से जो गिरावट शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज 2005 से 2010 के कालखंड में दिखा जब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन वो क्षणिक था, फिर पुनः वही स्थिति हो गई। कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब बदहाल इसलिए है कि लालू जी ने इसको बर्बाद कर दिया। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, 1990 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, 1990 में ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 15 साल लालू जी का राज चला, जिसको लोग जंगल राज बताते हैं, तो वो पिछड़ापन और बढ़ा। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी पलायन वाला राज्य बिहार था। और आज करीब करीब 19 वर्षों के नीतीश बाबू के शासन के बाद देश का सबसे गरीब, पिछड़ा राज्य बिहार ही है।
हम लोग एक पायदान भी ऊपर नहीं बढ़े। कहीं ना कहीं ये आपको हमको मानना होगा कि जिस रास्ते पर बिहार का समाज, यहां की राजनीति, यहां के नेता चले हैं, उससे आप बिहार की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये बात प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये 30-40 वर्षों के आंकड़े बता रहे हैं, अनुभव बता रहा है। और हम लोग को इतनी ह्यूमिलिटी हम लोगों में जरूर होनी चाहिए कि भाई अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो रुकें, एक बार उसका आकलन करें और ये समझें कि आखिर दूसरे राज्यों में भी तो भ्रष्टाचार है, दूसरे राज्यों में भी तो ये इसी देश का संविधान है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राज्यों से गरीबी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जितनी बदहाली बिहार में है, इतनी बदहाली तो देश के किसी हिस्से में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोच बिहार के जनमानस में आनी चाहिए और उस सोच के आधार पर इससे निकलने का प्रयास होना चाहिए, और उसी प्रयास के दिशा में जन सुराज एक ईमानदार कोशिश है। मेरा सवाल ये था कि आप क्या ये जो एस्टेब्लिश लीडर हैं, जो कि किसको आप एस्टेब्लिश लीडर कहते हैं? एस्टेब्लिश लीडर क्या होता है? तमाम जातियों के, यहाँ तो जाति के मेरे भाई ऐसा है, आप देखिए, तो आपको क्या लगता है? आप लोग तो राजनीति समझने वाले लोग हैं। जिसको आप एस्टेब्लिश लीडर बता रहे हैं, बिहार में कोई ऐसा दल ही नहीं है जिसको पिछले नीतीश कुमार, लालू यादव एस्टेब्लिश नहीं है। सुन तो लीजिए, जो बिहार में कोई सबसे बड़ा लीडर, यहाँ सबसे बड़े लीडर लालू यादव रहे पिछले 3 दशक के, नीतीश कुमार रहे हैं। भाजपा का तो किसी नेता का नाम भी आपने नहीं बताया, आपने भाजपा को दल बताया, उनका तो कोई नेता भी नहीं बचा है बिहार के परिदृश्य में। लालू जी, नीतीश जी को भी अपने स्तर पर बिहार में 25% वोट भी पिछले 25-30 वर्षों में नहीं पड़ा है। मतलब 1/4 भी बिहार ने उनको वोट नहीं दिया है। लालू जी अपने दम पर बिहार 1995 में जीते थे, उसके बाद वो नहीं जीते। नीतीश कुमार आज 30 वर्ष से यहां राजनीति कर रहे हैं, 19 साल से यहां मुख्यमंत्री हैं। आज तक नीतीश कुमार 150 सीट से ज्यादा, 140 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाए। भाजपा इतना बड़ा दल है, उसको पिछले विधानसभा चुनाव में 19.6% वोट आया था। और आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, इतने टुकड़ों में बट गया है, इतने टुकड़ों में समाज को लोगों ने बांट दिया है। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं? नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर अब उनकी छवि एक, अब ये सांझ की बेला है, ये उगता हुआ सूरज नहीं है। जो जदयू का भारी समर्थक है, नीतीश कुमार का चाहने वाला है, वो भी आपको बताएगा कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार की अपनी ताकत क्या थी? नीतीश कुमार के दल की ताकत कभी नहीं रही है, तो सब लोग मानते हैं, नीतीश कुमार खुद मानते हैं। कितना सीट देंगे अगले विधानसभा? मैं उस पर आ रहा हूं। जदयू की संगठनात्मक ताकत कभी बिहार में नहीं रही है। जदयू को कोई एक जाति विशेष का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं रहा है। जदयू की सबसे बड़ी पूंजी रही है नीतीश कुमार और उनके द्वारा जो चलाए जाने वाला प्रशासन है, उसकी जो छवि थी। जब वही पूंजी चली गई तो जदयू के पास बचा क्या? आपने कहा नीतीश कुमार को कितना सीट आएगा? हम कई बार कह चुके हैं, लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा, जब वो महागठबंधन में लालू जी के साथ थे, कि अगर लालू जी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट नहीं आएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो मजबूत होकर, कौन कह रहा है मजबूत? 12 सीट आया। अगर आप 12 सीट को उनका बहुत बड़ा रिवाइवल मानते हैं तो भी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के आज 12 MP हैं, 42 विधायक हैं, और इसको अगर आप बहुत राजनीतिक बड़ा फोर्स मानते हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, जो बिहार में कोई परिस्थिति नहीं है। जदयू से ज्यादा कमजोर अब तीनों दलों में, आरजेडी, जदयू और भाजपा में सबसे कमजोर दल जदयू है। आरजेडी को 2020 के चुनाव में 75 सीट आ गया, तो लोगों ने यहां हल्ला मचा दिया कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बन गए। सच्चाई यह है, अगर चिराग पासवान अलग से चुनाव नहीं लड़ते, टारगेटेड करके नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को नहीं हराया गया होता, तो 32-35 सीटों पर सिर्फ मैथमेटिकल गेम अगर नहीं हुआ होता तो आरजेडी और तेजस्वी को उतना ही सीट आता जितना उनके पिताजी के नेतृत्व में पहले आया था। ठीक है, अब उसका असर देखिए। जिन लोगों ने बताया कि तेजस्वी हैज अराइव्ड, ही इज द न्यू लीडर ऑफ बिहार, कल ही खुल गई लोकसभा में। अगर सही में उन तेजस्वी यादव बहुत बड़े लीडर बन गए थे 2020 के चुनाव के आधार पर, 75 उनके विधायक जीत गए थे, जनता का बहुत बड़ा समर्थन उनके पास आ गया था, तो लोकसभा में क्यों नहीं सफलता मिली? कई बार चुनाव में आपको
सफलता इसलिए मिल जाती है क्योंकि जो राजनीतिक कैलकुलेशन है, गणित है, उसका फायदा आपको मिलता है। वोट नीतीश कुमार के एमपी कैंडिडेट्स को नहीं मिला है, वोट लालू जी के विरोध का मिला है। क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको न नीतीश से मतलब है, ना भाजपा से मतलब। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी भी हालत में लालू जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जैसे लालू जी को मुसलमान क्यों वोट देता है? इसलिए नहीं कि वो लालू जी का, तेजस्वी का समर्थक है, वो सिर्फ इसलिए वोट देता है कि उसको मालूम है कि भाजपा को जीत कर नहीं आने देना है। तो उसको आप तेजस्वी का समर्थक मान रहे हैं तो आप अपने आकलन में भूल कर रहे हैं। जो 12 सीट नीतीश कुमार के दल को मिला है वो विशुद्ध तौर पर दो बातों की वजह से मिला। एक, उन क्षेत्रों के लोग सामने से खड़े हुए आरजेडी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देना चाहते थे, और दूसरा, भाजपा का, मोदी का जो भी प्रभाव रहा हो उसका भी कुछ फायदा नीतीश कुमार के दल को मिला होगा। किसी भी राज्य में लालू यादव कोई फिनोमेना करके चीज नहीं है। जो बिहार की राजनीति है वो पिछले 30 वर्ष से यहां मोदी जी, नीतीश कुमार, अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ा मुद्दा है लालू यादव। या तो आप लालू जी के पक्ष में हैं या लालू जी के विरोध में हैं, और समाज का एक बड़ा वर्ग सिर्फ इसी बात पर वोट करता है कि हमें लालू जी को जिताना है, और एक वर्ग कहता नहीं हमको लालू जी को हराना है। यूपी में वही है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ है लोग। नहीं है, वो बात नहीं है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई एक लीडर, जिस तरह से बिहार की राजनीति में पिछले 30-35 साल में लालू यादव जी का डोमिनेंस रहा है, इस तरह किसी एक व्यक्ति का महाराष्ट्र की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक व्यक्ति का इतना डोमिनेंस, समाज की राजनीतिक सोच पर जो प्रभाव है वो नहीं है। आप इसको देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी का भी उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, वहां पर भी मायावती रही हैं, वहां पर भी कल्याण सिंह रहे हैं, महाराष्ट्र में कई लोग लीडर रहे हैं, पंजाब में आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में बात कर रहे हैं, वो एक ध्रुवीय राजनीति नहीं रही है। बिहार में जो राजनीति है वो करीब करीब एक ध्रुवीय थी मोदी जी के आने से पहले, लालू जी का पक्ष या लालू जी का विरोध। आज भी वो बहुत बड़ा ध्रुव है। इसके साथ साथ मोदी जी के समर्थन की भी बात थोड़ी बहुत हुई है। आप स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा का कोई लीडर का आप नाम भी नहीं बता सकते हैं, तो जो भाजपा यहां नहीं है, हाँ, जो भाजपा को वोट आया 20%, 25%, वो भाजपा की विचारधारा का, हिंदू मुसलमान का और मोदी जी के तीनों का सम्मिलित योगदान है उसमें। लेकिन नेट अगर लालू जी न रहें तो बहुत सारे सीटों पर इन बातों, नीतीश जी को जिस तरह की सफलता मिलती रही है पिछले 15-20 वर्षों में, वो सफलता शायद उनको न मिले। सेम बात लालू जी पर भी लागू होती है। अगर सामने से भाजपा ना हो तो जिस तरह का मुसलमानों का समर्थन लालू जी को मिलता है वो समर्थन उनको शायद नहीं मिलेगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो इसी पर एक और ऐड करता हूं, तो ठीक उसी तरीके से जिस बेल्ट से आप आते हैं शाहबाद रेंज में, वहां तो आरजेडी ने बहुत अच्छा किया परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? मतलब सारी सीटें जीत गई वहां पे माले, और आरजेडी ने बक्सर जीत गए, आरा जीत गए, औरंगाबाद जीत। भाई नेट 40 सीट। लालू जी का डर नहीं था। ऐसा है कि 40 सीटों में कितनी सीट जीती? देखिए पार्टी तो 4 सीट जीती, गठबंधन ने 10 सीट जीता। कहानी खत्म। मैं आपको इतना ही बता रहा था कि जिन लोगों ने 2020 के चुनाव के आधार पर यह बता दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता बन गए हैं, लालू यादव जितने बड़े नेता हो गए, बिहार के सर्व समाज ने उनको नेता मान लिया, बिहार के लोगों ने उनको नेता मान लिया, वो लोग अपने आकलन में बड़ी भूल कर रहे थे। और ये लोकसभा के चुनाव ये दिखाते हैं कि आरजेडी की ताकत जो थी उतनी ही है, कोई बढ़ी नहीं है बल्कि घटी ही है। क्योंकि 2019 में इनको 0 सीट आया, 2024 के चुनाव में उनको 4 सीट आया, और 2014 में भी उनको 4 या 5 सीट ही आई थी। तो ये बेस जो है आरजेडी का इतना ही है। 25 में आरजेडी की क्या स्थिति रहेगी? आरजेडी जनसुराज बनने के बाद यहां तीसरे नंबर का दल रहेगा। एनडीए और जनसुराज में सीधा मुकाबला होगा, आरजेडी तीसरे नंबर का दल होगा। इसकी वजह बता देता हूं। आरजेडी को जो वोट है वो एक बड़ा जो MY समीकरण की हम लोग बात करते हैं, उसमें जो मुसलमान समाज का वोट है, मुसलमान समाज के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा यहां पर पीड़ित, शोषित, पिछड़े अगर कोई है दलितों के बाद तो मुसलमान है। और वो 30-35 साल से सिर्फ और सिर्फ लालू जी को इसलिए वोट दे रहा है कि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है। पहली बार मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है, और अगर मुसलमानों ने उनको छोड़ा तो आप भी समझते हैं कि आरजेडी तीसरे नंबर पर आने के लिए भी बहुत, मतलब मुसलमान जनसुराज के साथ जुड़ रहा है। आप आकलन कर लीजिए।
आरजेडी ने पत्र निकालकर ये कहा है कि भाई आप दल छोड़कर जनसुराज में मत जाइए, ये जनसुराज ने नहीं कहा है। जगदानंद सिंह जी ने पत्र जारी किया। जगदानंद जी उनके अध्यक्ष हैं। आप चंपारण से शुरू कीजिए और जिले वाइज आरजेडी से जुड़े हुए जो बड़े मुस्लिम लीडर रहे हैं, ऐसे लोग जो 20-20 साल से आरजेडी के संगठन के उन जिलों में प्रमुख रहे, माइनॉरिटी विंग के नहीं, मेन विंग के, वो लोग आज कहां हैं आप जाकर देख लीजिए। चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में, सिवान में जो लोग आरजेडी के अगुआ थे, आरजेडी के मेन ध्वजवाहक थे, वो सारे लोग आज जनसुराज में हैं। इसीलिए घबराहट में वो पत्र निकाला गया है। तो आप बताइए कि अगर लालटेन से किरासन तेल निकल जाए तो लालटेन कितने दिन तक जलेगा? तो मुसलमान किरासन है। बिल्कुल है, सामने से कहता हूं। लालू जी के लिए मुसलमान विशुद्ध तौर पर किरासन तेल है और ये मुसलमानों को समझना है कि वो किरासन तेल हैं, जल वो रहे हैं, जल उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य जल रहा है और रोशनी कहीं और हो रही है। मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। यादव लोग फिर क्या है? नहीं, यादव समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तो लालू जी के साथ है, बहुत बड़ा वर्ग भाजपा को ही वोट दे रहा है। जैसे दूसरे समाज में लालू जी को कुछ समर्थन है, कुछ कम या ज्यादा, ऐसा नहीं है कि यादव समाज का हर आदमी लालू जी को ही वोट दे रहा है। आप सीएसडीएस का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, करीब करीब 40% यादव समाज के लोग, उन्होंने वोट आरजेडी के अलावा अन्य दलों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी।